हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 13 जो घटनाचक्र पर्यावरण एवं सतत विकास का है। तो आज इसको हम करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले तो आपको पता ही होगा, ये बता दूँ कि 1990 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन इसमें हैं और विद आंसर और एक्सप्लेनेशन और नोट्स। तो आर या यूपीएससी या यूपीपीसी किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने रिविजन को मजबूत बनाएं। तो टेस्ट भी करवाया जा रहा है, तो टेस्ट भी करिए और विजन का मैगजीन भी करवाया जा रहा है। तो सब कुछ करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है और एग्जाम बहुत नज़दीक है। सो दैट स्टार्ट नाउ। तो ध्वनि प्रदूषण है किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है तो उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर पत्तियों की सरसराहट में 20 dB होता है, फुसफुसाहट में 30 dB होता है और कमरे शांत कार्यालय की ध्वनि 40 dB होती है और सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 60 dB होती है और ट्रक की आवाज़ की 80 से 85 होती है और जेट के इंजन की 120 होती है। जेट प्लेन का उतरना 150 होता है और रॉकेट इंजन का 180 होता है। तो ये सब होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण के कारण है? तो वह है जेट उड़ान। फिर है निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वह है 20 dB। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो करते हैं डेसिबल का। फिर है ग्रीन मफलर संबंधित है, तो वह मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ध्वनि शोर के। मृदा प्रदूषण क्या है? तो उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव, पशुओं और आहार श्रृंखला में पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये है आपका खाद्य उर्वरक है। समुद्री प्रवाह में विषैले प्रभाव है। फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा में कमी है। शैवाल में वृद्धि। दुष्प्रभाव क्या है? सूर्य के प्रकाश को रोकना, मछली और समुद्री जीवों के लिए विष की तरह काम करना और उपयोगी समुद्री घास को नष्ट करना, समुद्री पाचन पर नकारात्मक प्रभाव। तो ये सब चीज़ें हैं। और मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म जीवों की मृत्यु से और मृदा अवर्धन होता है, जैसे बाढ़ और सूखा आता है। मृदा मृदा बढ़ती है, मृदा क्षारीयता बढ़ती है और पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश होता है। खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, जीव जंतु और मनुष्य में प्रवेश होता है। जल प्रदूषण से लेड व आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं और पेस्टिसाइड खतरनाक रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास होता है। फसल की गुणवत्ता खराब होती है, राजस्व की हानि होती है। वनों में कटाई कमी होती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और नाइट्रोजन प्रदूषण से क्या होता है? कृषि मृदाओं के कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है और क्रमिक रूप से पर्यावरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में निर्मुक्त होता है। मवेशी जो होते हैं अमोनिया एवं सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त करते हैं और कुक्कुट अपशिष्ट अक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण से निर्मुक्त होता है। फिर उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो उससे होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, तीनों होते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और टाइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कृषि में पीड़कनाशी के रूप में। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग जो है पर्यावरण में अक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है, ये देख सकते हैं, बताया गया आपको। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो इससे क्या होता है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा का कटाव कम भी होता है। सभी के सभी सही हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण दिया है। मृदा प्रदूषण जो है औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो दोनों के दोनों सही हैं। कथन कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण देखते हैं। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन जिसे C2H4 पॉलीमर होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनकी जैविक रूप से अपचय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर
जर्मनी के थे, उन्होंने की थी। उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एक बंध तथा द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गेलियो नत्था का कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर ये सब है। तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पॉलीमर से बने होते हैं, ठीक है, बहुलक से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु को निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो वह है प्लास्टिक। फिर पर्यावरण निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो चिंता इसलिए क्योंकि ये समुद्री पारतंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। कि निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? तो वह है प्लास्टिक के थैले को। चमड़े का जूता, फोटोफिल्म में से तो हो सकती है। रेडियोधर्मी या अन्य गैसीय प्रदूषण। 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ ने रूस में चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिनके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। ध्यातव्य है कि विघटन होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण से क्या होता है? कायिक में शारीरिक होता है। ऊतकों अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है। एनीमिया और रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु होती है। और आनुवंशिक तो ड्रासिकुला के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इससे उत्परिवर्तन में वृद्धि होती है। आनुवंशिक गुणों के व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। दोनों सही हैं। उसके बाद भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को प्रातः एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड नामक कंपनी कारखाने से एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण होती है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है वो CH3NCO, जो कि एक रंगहीन आसुत प्रेरक ज्वलनशील गैस है। यह गैस बहुत विषैली होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। फिर है भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनेट की घटना हुई थी। कब हुई थी? तो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 को। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो उसका मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? तो वह थी MICS, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। चेर्नोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो संबंधित नाभिकीय दुर्घटना से। फिर है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है ये पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, सही है। यह मृदा में विद्यमान खनिजों को असंतुलित करता है, गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये सही है। ये कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? ऊष्मीय प्रदूषण का। जैव उपचार क्या है? सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण में विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषणों को हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ रखने की तकनीकी है। जैव उपचार तकनीकी क्या होती है? एक होता है इन सिटू और दूसरा एक्स सिटू। इन सिटू में है बायो वेंटिंग। जब संदूषक गहराई में हो तो कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है। और बायोस्पार्गिंग क्या होता है? भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है। और इस सिटू क्या होता है? कंपोस्टिंग होता है, कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करना। और लैंड फॉर्मिंग क्या होता है? मृदा को खोद कर फैला दिया जाता है और एक बारंबार जुताई की जाती है, जिससे सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं। बायो स्टिमुलेशन पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहयोग। और बायोपाइल्स क्या होता है? लैंड फॉर्मिंग और कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन संदूषित सतह के उपचार में प्रयोग। और बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है? अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाना। बायो रिएक्टर क्या होता है? नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ व जल का उपचार। जैव उपचार के लिए विशेषतः अल्पकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से भी जैव उपचार के कई तरीके हैं, जिनमें तो फाइटो रेमेडिएशन,
प्रदूषकों को पादपों की मदद से हटाना, फाइटो एक्सट्रैक्शंस, प्रदूषकों को जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर और जैवोपचार की क्रिया करना, और फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन व आईएल जैपर तकनीकी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य? तो स्त्रियों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कासन। फिर है प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने में जैव उपचार किस तरह सहायक है? तो इसमें जो है यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया की संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा, कैडमियम या लेड जैसी भारी धातुओं युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से जैवोपचारक द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता नहीं। जैव उपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। सही है, तो तीसरा पहला सही है। अब यहाँ पढ़ सकते हैं आप। अगला है, हाल ही में आईएल जयपुर समाचारों में था, ये क्या है? तो यह एक तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन ए। उसके बाद है यूरो मानक। तो ठीक है, यूरो मानक क्या है? यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधित नियामक है। यह यूरोप में सभी वाहनों पर लगाए जाने वाला है, लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर संबंधित उत्सर्जन पर ये नियामक लागू होते हैं। ध्यातव्य कि मोटर वाहनों से प्रदूषक गैस उत्सर्जित होते हैं। इन गैसों व कड़कीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं उसे यूरो मानक कहते हैं। ध्यातव्य कि यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो फर्स्ट मानक, तो वर्ष 1996 में यूरो सेकेंड मानक लागू कर दिया गया। यूरो फर्स्ट मानक यूरो सेकेंड मानक से अधिक उदार है। यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल सल्फर की मात्रा 0.05% इससे कम होनी चाहिए। उल्लेखनीय राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के लिए गठित मासेल कर सीमित में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानक को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की जाती थी। ध्यातव्य कि स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत के इस पर छूट दी है। वर्ष 2020 में यूरो 5 बदले में यूरो 6 को अपना सकता है। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो वह है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी के सभी हैं। अगला है, यूरो सेकेंड मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 0.05 या इससे कम। और यूरो नॉट से स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वह क्या है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषण एवं रोग, तो ठीक है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो